हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली, हमने बेंड्स रूल भी पढ़ लिया, हमने ये भी देख लिया कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन कहाँ ऑक्यूपाई करते हैं और लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन क्यों क्रिएट करता है इन कंपैरिजन टू द बॉन्ड पेयर्स। ये सारी बातें हमने कर ली। अब हमने कहा था कि भाई जो हमने बॉन्डिंग थ्योरी पढ़ी है, कई बार इसके बेसिस पर सारे क्वेश्चन हो नहीं पाते, एक्सपोजर इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो सम मोर एग्जाम्पल्स वी हैव टू टेक। तो हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स लिए थे एंड नाउ वी शैल टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ sp2। अच्छा, sp2 के एग्जाम्पल्स भी लिए थे हमने, बट मोर एग्जाम्पल्स वी टेक लाइक बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, benzene C6H6 and inorganic benzene। कई बार इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन को हम बोलते हैं B3N3H6, also known as boragine or borazole। इट इज ऑल्सो नोन एज बोराजीन और बोरेजोल। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाता है क्योंकि बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जरा देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, H H, ये H, ये H और यह हाइड्रोजन। बोराजीन कुछ ऐसा हो जाएगा, B N B N B N और यहां ये H, ये H, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये है बेंजीन C6H6, ये है बोराजीन B3N3H6। मैनी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, बोथ प्लेनर, बोथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, both are completely मतलब एक तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है और प्लेनर मॉलिक्यूल है, बोथ नॉन पोलर, जीरो डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन सॉल्व करने में आप जीरो डाइपोल मोमेंट यूज करें। वैसे बोराजीन का डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा होता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे लेवल पर हमें दोनों को ही नॉन पोलर मानना है एंड जीरो डाइपोल मोमेंट बोलना है, ये ध्यान दें। वैसे तो इसका थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट होता है बिकॉज ऑफ द नॉन पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड्स, बट इट इज वी हैव टू कंपेयर देम टू बी नॉन पोलर, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो बोथ प्लेनर, बोथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बोथ नॉन पोलर, बट एक डिफरेंस इन दोनों में है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में सेम, स्ट्रक्चरल दोनों सेम, बोथ सेम स्ट्रक्चर, बोथ प्लेनर मॉलिक्यूल्स, बोथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरीके से इस तरीके से बोलते हैं हम इसको। और बट बेंजीन is almost non-reactive, very less reactive, but inorganic benzene is much more reactive due to polar nature of bond। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। बेंजीन वेरी लेस रिएक्टिव, जब तो बेंजीन इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट, अ वेरी गुड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये एक बहुत ही अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट है,
बट इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मच मोर रिएक्टिव ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द एनबी बॉन्ड, सो दिस इज द डिफरेंस। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो। अच्छा, इसको ऐसे भी शो कर सकते हो आप, कई बार इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड, बी एन बी एन बी एन एच, ये एच इस टाइप से, ये एच, वो एक ही बात है, कंप्लीट डिलोकलाइज्ड। ये रिएक्शन भी देखें, बेंजीन इज अ वेरी गुड नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन रिएक्टिव नेचर का है बिकॉज ऑफ द नॉन पोलर बॉन्ड्स, बट इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मच मोर रिएक्टिव। लेट अस सी, पहले एक बार ये नोट कर लो, नोट इट डाउन। जैसे अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन रूम कंडीशन पर C6H6 HCl के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता, बट इनऑर्गेनिक बेंजीन इट डज रिएक्ट। ये रिएक्ट करता है 3HCl एंड फॉर्म्स द कंपाउंड लाइक दिस। अब H और Cl माइनस, क्लोराइड आयन मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl से अटैच होता है, बाकी तो H है ही, H H HCl H H HCl H H। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। क्या बन गया? B3N3H9Cl3, B3N3H कितने हो गए? 2 4 6 और 3 9 और 3 क्लोरीन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज थे, बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये दोनों भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे, जब तो प्लेनर थे। एंड नाउ नाइट्रोजन एंड बोरॉन बोथ आर sp3 नाउ। इन दिस प्रोडक्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, एक बात ध्यान दो, H पर एक पॉजिटिव चार्ज, इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोराइड आयन कहां अटैच होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैचेस टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोरॉन एंड हाइड्रोजन अटैचेस टू नाइट्रोजन। ये ध्यान रखेंगे, दिस इज द कंपाउंड। Benzene does not react with HCl, but boragine reacts with HCl to form the compound. तो रिएक्टिविटी क्यों है? बिकॉज ऑफ द पोलर नेचर। तो इस तरीके से ये बात ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन एक बड़ा कॉमन होता है, इसको लिख लिया होगा आपने। जैसे हाउ मेनी डाइसब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स आर do exist for boragine? क्वेश्चन समझो, आंसर इज 4। जैसे बेंजीन के कितने डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स होते हैं? बेंजीन के 3 आइसोमर्स होते हैं, X X, बाकी तो हाइड्रोजन है ही, X यहां X, दिस इज ऑर्थो मेटाइसोमर। और एक और होता है बेंजीन का, कौन आपको पता है? पैरा। ऑर्थो आइसोमर, मेटा आइसोमर, पैरा आइसोमर फॉर बेंजीन। तो बेंजीन के ये डाई सब्स्टिट्यूटेड 3 आइसोमर्स होते हैं, 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स ऑफ बेंजीन, 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स ऑफ बेंजीन। तो ये 3 आइसोमर्स होते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, मगर बोराजीन में 4 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन नहीं है, बोरॉन और नाइट्रोजन 2 अलग अलग हैं, तो 4 होते हैं। कैसे? जरा देखें, BN 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 X
X, बाकियों पर तो हाइड्रोजन है ही। दूसरा BN 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 XX, BB का मेटा, BN का ऑर्थो, BN का पैरा, 3 NN का एक मेटा और आ जाएगा। ये एक डिफरेंट कंपाउंड है, अगर ध्यान से देखो BN 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 और यहां X और यहां भी X, 1 2 3 एंड दिस इज 4 आइसोमर्स। देख लो आपके सामने ये चारों अलग अलग कंपाउंड हैं, ऑल 4 आर आइसोमर्स। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स ऑफ बोरोजीन कितने हैं? 4 BN ऑर्थो, BN BB मेटा, BN पैरा, NN मेटा। सो लाइक दैट आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द बोरोजीन। अच्छा, बोरोजीन जैसा ही एक कंपाउंड होता है, जैसा बोरोजोन बोलते हैं, BNX, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होती है, बट वो ग्रेफाइट पढ़ने के बाद बात करेंगे। चलो यहीं पे जब नाम आया है ग्रेफाइट का और हम sp2 के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट और आएंगे अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो लेट अस टॉक अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। हालांकि ये p ब्लॉक का पॉइंट है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और p ब्लॉक तो जब आएगा तब आएगा। कई बार हम यहीं पे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। हेडिंग लिखो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये नोट कर लो पूरा। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के मेनली 3 एलोट्रोप्स होते हैं, और 3 एलोट्रोप्स कौन से? ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, डायमंड। एक बार चेक कर लूं, कट तो नहीं रहा ऊपर से, कई बार कट जाता है कैमरा में। थोड़ा सा कट रहा है, बट चलो चल जाएगा। मैं अब नीचे लिखूंगा, थोड़ा सा काट के नीचे ही लिख देता हूं। ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन। ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल C60, बकमिंस्टर, फुलरीन। C60 काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नैनो टेक्नोलॉजी में, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। और खासकर ग्रेफाइट की जो रिंग, जो प्लेन होती है, शीट होती हैं, दैट इज द बेसिस फॉर द नैनो टेक्नोलॉजी। अब वो सब हायर क्लासेस में आप पढ़ते हो। तो ग्रेफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। चलो एक काम करते हैं, पेज के 2 पार्ट करके, लेफ्ट साइड में ग्रेफाइट, राइट साइड में डायमंड। ग्रेफाइट में इट इज ए कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर, कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क शीट लाइक स्ट्रक्चर, कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क शीट लाइक स्ट्रक्चर, sp, each carbon sp2 hybridized like this. Like this. तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनती चली जाएगी। Like that structure would be there, it will be formed, and so on.
सो ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं तो पाई बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड, पाई बॉन्ड्स ऑन कार्बन एटम्स आर डीलोकलाइज्ड। तो ये पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज्ड होते हैं और एक तरीके से इसलिए अच्छा कंडक्टर भी होता है अलोंग द शीट, लिखेंगे इस बात को। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट एक शीट, ये एक शीट है, शीट ऑफ ग्रेफाइट, एक शीट ऑफ ग्रेफाइट, जैसे ये शीट है, ये पहली शीट ग्रेफाइट, ये दूसरी शीट ग्रेफाइट, बट एक शीट दूसरे शीट को स्लाइड कर सकती है बिकॉज शीट्स आर कनेक्टेड थ्रू द वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेज। एक शीट में कार्बन आर कनेक्टेड थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर, बट दो शीट्स आपस में स्लाइड कर सकती हैं, दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड लुब्रिकेंट्स। Graphite acts as solid lubricant because one sheet can slide over the other because sheets are connected through the weak van der Waals forces। लिखते चले जाएं, फिर 2 पॉइंट वहां भी लिख लेंगे। One sheet can slide over the other and therefore graphite acts as सॉलिड लुब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट्स एक्ट्स एज सॉलिड लुब्रिकेंट क्योंकि एक शीट दूसरे शीट से स्लाइड कर सकती है। शीट्स आर कनेक्टेड, टू शीट्स आर कनेक्टेड थ्रू वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस। तो टू शीट्स आर अटैच्ड थ्रू वीक van der Waals forces। तो one sheet can slide over the other and therefore the graphites acts as solid lubricant। Two sheets are attached through weak van der Waals forces। तो ये solid lubricant है। जरा यहाँ आओ, पहला पॉइंट, कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क शीट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। कोवेलेंटली बॉन्डेड मतलब हर बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां भी शीट में हर बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। यही कारण है इतने सारे कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड्स आर वेरी हाई। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, कोवेलेंटली बॉन्डेड 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है समथिंग लाइक दिस, sp3 hybridized, carbon atoms। So structure would be like this, like carbon, ये carbon, and this goes on। And these are all sp3 hybridized and the bond length is nearly 1.54 angstrom। And these bond lengths because of the delocalization is nearly 1.4 angstrom के आसपास। हालांकि data is not that important। तो every carbon is sp3 hybridized and covalently bonded network structure like this। 3D structure है ये, no lubricating property। नो लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब जगह कम है यहाँ, तो पहले इनको लिख लो, बाकी के 2 पॉइंट्स तो हमने लिख लिए। ये सेकंड पॉइंट लिख लो यहाँ पर। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसको, नोटेड डाउन। अभी पहले ग्रेफाइट और डायमंड को कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद में फिर और भी चीजें लेंगे।
थर्ड पॉइंट, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, lesser melting point and boiling point than diamond, but in general high melting point and boiling point, lesser density than diamond. डायमंड से डेंसिटी कम होती है, डायमंड से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, बट इन जनरल हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बिकॉज ऑफ द कोवलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो कोवलेंटली बॉन्डेड शीट होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, बट लेस देन डायमंड। तो यहां वाला क्या, वेरी हाई, हायर देन ग्रेफाइट। Very high melting point and boiling point due to all covalent bonds. Density काफी हाई है, higher than graphite है। Very hard. In fact, hardest naturally known substance। इतना हार्ड सब्सटेंस है ये कि हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस है डायमंड। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज ए कटिंग टूल फॉर ग्लासेस एंड ऑल एंड यूज्ड टू कट ग्लास। कांच को काटने के लिए आपने कांच वाले की शॉप पे कभी गए हो तो उनके पास एक पेन टाइप का एक टूल होता है, बस वो एक उस पे एक स्केल टाइप का लेते हैं और कांच काटना है तो बस लाइन खींच देते हैं, उससे धारदार होता है वो, मतलब उसमें डायमंड का टूल होता है और फिर ठक से ऐसे करते हैं यूं, पहले तो धार खींची और फिर हल्का सा झटका मार दिया, पूरा कांच दो बराबर इक्वल सलीके से एकदम कट जाता है, तो वो डायमंड टूल होता है। तो इट इज यूज्ड टू कट ग्लासेस। ऑल्सो डायमंड इज a very good conductor of heat। Diamond is one of the best conductor of heat, बहुत बढ़िया कंडक्टर है, and hence it is used as used to make tools to cut rocks। पत्थरों को काटने के लिए जो बड़े बड़े टूल्स होते हैं वो डायमंड के इस्तेमाल किए जाते हैं बिकॉज डायमंड इज अ वेरी गुड कंडक्टर। ये आईआईटी में आया हुआ पॉइंट है कि डायमंड इज अ वेरी गुड कंडक्टर, मच बेटर कंडक्टर थर्मल कंडक्टर देन ग्रेफाइट। So it is a much better conductor than graphite। तो also diamond is a very good conductor of heat, better thermal conductor होने की वजह से it is used for making tools to cut rocks। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर देन ग्रेफाइट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स, वेरी हार्ड है, इनफैक्ट हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस है। तो इस तरीके से है। और फोर्थ वाला पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी along the graphite sheet। Graphite is a good conductor of electricity along the graphite sheet due to movement of easily delocalized electrons along the sheet।
भाई पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आसानी से डीलोकलाइज्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे along the sheet तो those electrons will easily move और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से कंडक्शन है, तो ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर along the sheet. So graphite is a metallic conductor along sheet. ग्रेफाइट शीट के along it is a good metallic conductor, तो ग्रेफाइट is a good conductor of electricity along the graphite sheet due to the movement of the easily delocalized pi electrons along the sheet. So graphite is a metallic conductor along the sheet. तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी along the sheet घटती है. मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है मेटालिक कंडक्शन की. मेटालिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी घटती है. क्यों? क्योंकि वो जो एटम्स का जो वाइब्रेशन है दैट हिंडर्स द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटती है एंड ग्रेफाइट इज बिहेविंग लाइक ए मेटालिक कंडक्टर अलोंग द शीट. अच्छा, ग्रेफाइट इज ए पुअर कंडक्टर अक्रॉस द शीट. अक्रॉस द शीट मतलब इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द शीट, और वहां टेम्परेचर बढ़ाने पर स्लाइटली बढ़ती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इट एक्ट्स एज ए सेमी कंडक्टर. लिख लो, ग्रेफाइट इज सेमी कंडक्टर अक्रॉस द शीट. Graphite is semiconductor across the sheet, that is in direction perpendicular to the movement perpendicular to the sheet. तो शीट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्रेफाइट इज ए सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है. कंडक्टिविटी अक्रॉस शीट इंक्रीजेस. देखूं कटा तो नहीं है, चेक कर लूं. हाँ, बच गया. तो ग्रेफाइट इज अ सेमीकंडक्टर अक्रॉस द शीट दैट इज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द शीट. टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी अक्रॉस द शीट इंक्रीजेस. पॉइंट है बस याद करने वाला, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स ए गुड कंडक्टर अलोंग द शीट. कोवेलेंट कंपाउंड है फिर भी अच्छा कंडक्टर है बिकॉज डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स. फोर्थ पॉइंट यहां, डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो डायमंड तो एक पुअर कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये कुछ पॉइंट्स थे, और एक दो पॉइंट्स भी ले लेते हैं, आएंगे. एक बार ये नोट कर लो पूरा. मैं पानी पी लूं जरा. एक तरीके से हमने पी ब्लॉक का बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया. जब आप बोरॉन कार्बन फैमिली पढ़ोगे इन द पी ब्लॉक, तो वहां एक अच्छा खासा पोर्शन होता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में ग्रेफाइट एंड डायमंड. वी हैव कवर्ड हियर. क्योंकि बॉन्डिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बॉन्डिंग से ही अच्छे एक्सप्लेन होते हैं. केमिकल बॉन्डिंग में 30-40% ऑफ द पी ब्लॉक कवर अप हो जाता है. जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स. फोर्थ पॉइंट हो गया था. फिफ्थ, thermodynamically graphite is most stable allotrope of carbon. तो ग्रेफाइट की जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा होती है, और इसी कारण से डेल्टा एच एफ नॉट
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेफाइट इज टेकन 0। ये बात आपने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ी होती है। थर्मोकेमिस्ट्री में जब आप 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स के बाद थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर ये बात लिखी हुई होती है, बताया जाता है कि ग्रेफाइट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, और इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन में स्टैंडर्ड एलिमेंट्स माना हुआ है, स्टैंडर्ड स्टेट ली हुई है ग्रेफाइट की। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज 0, जबकि डायमंड 0 नहीं है। डायमंड इज थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल थर्मोडायनामिकली। और डेल्टा HF नॉट ऑफ डायमंड इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज ग्रेटर देन 0। इनफैक्ट अगर तीनों में देखें ना तो सबसे कम ग्रेफाइट, उससे ज्यादा डायमंड, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फुलरीन सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग। तो ये ग्रेफाइट डेल्टा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा HF नॉट, और यूं कह सकते हो ग्रेफाइट ग्रेटर देन डायमंड ग्रेटर देन फुलरीन। डिक्रीजिंग थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो ध्यान दो, ये 5वां पॉइंट था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था। आईआईटी में ये आ सकता है पॉइंट कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का ज्यादा है, फॉलोड बाय ग्रेफाइट उससे कम, और डायमंड उससे कम, ग्रेफाइट का तो 0 ही है। तो ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। तो इस तरीके से आप ये बात कह पाते हो। कर ली हमने लगभग सारी बातें। तो ये था कंपैरिजन ऑफ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डायमंड इज sp3। अच्छा, एक और एलोट्रोप बचा है, उसके 2-3 पॉइंट्स होते हैं दैट वी विल लर्न। कौन? बकमिंस्टर फुलरीन C60 के बाद। वैसे तो फुलरीन एक बहुत बड़ी सीरीज है, C60, C72, C30, C40, C50 और भी लार्जर होते हैं। लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन टू इट। नहीं, अभी तो हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च तो अपने हिसाब से तुम देख लेना बाद में हायर क्लासेस में। अभी तो मैं आपको क्या पढ़ा दूं, इतना पढ़ा दूं कि आईआईटी में बढ़िया रैंक आ जाए आपकी। तो क्या पढ़ लें? बकमिंस्टर फुलरीन C60, इसको नोट कर लो। ये एक बकी बॉल स्ट्रक्चर होती है, फुटबॉल, और बकी बॉल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ, इसके अंदर 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स। 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स होते हैं, और फुटबॉल या बकी बॉल स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस। इस टाइप से। अब ये 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागन्स हैं, एंड स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, like this, and this will go on. Around each pentagon 5 hexagons are there, so like that structure is there. इसी को कहते हैं, तो एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है। फुटबॉल तो सबने खेला होता है, घर पे फुटबॉल कोई पड़ी हो तो ध्यान से देखना, उसमें सिलाई लगी हुई होती है पेंटागन्स और हेक्सागन्स में। तो देखना ध्यान से, 12 पेंटागन मिलेंगे और 20 हेक्सागन मिलेंगे।
and each carbon is sp2 hybridized. Every carbon is sp2 hybridized, but two different bond lengths are present in it. There are, याद रखें इन पॉइंट्स को, there are two different CC bond lengths in C60. तो C60 में दो अलग अलग टाइप की CC बॉन्ड लेंथ होती है. एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड मच लोअर melting point and boiling point than graphite and diamond. ग्रेफाइट और डायमंड के कंपैरिजन में काफी कम होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑइलिंग, मच लेस स्टेबल थर्मोडायनामिकली. हालांकि ये पॉइंट हमने लिख लिया इससे पहले वाली स्क्रीन पे, थर्मोडायनामिकली, much less stable thermodynamically than graphite and diamond. तो ग्रेफाइट और डायमंड के कंपैरिजन में काफी कम स्टेबल है थर्मोडायनामिकली, इसलिए इसका डेल्टा एच एफ नॉट इज कंसिडरेबली हाई. तो ये है फुटबॉल और बकी बॉल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स एंड देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड लेंथ्स, मच लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं, क्योंकि एक C60 में तो सीसी बॉन्ड्स हैं, एक C60 और दूसरे C60 में वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस आर देयर. तो वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन C60 यूनिट्स. वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन C60 यूनिट्स. एक C60 और दूसरे C60 जो ग्लोब्यूल्स हैं उनके बीच में वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं. दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज कंसिडरेबली लो. तो ये कुछ पॉइंट्स थे, याद रख सकते हो आप. पहला ही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, यू शुड रिमेंबर. नहीं, ये भी ठीक था, दोनों ये भी इंपॉर्टेंट थे. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये थे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. कार्बन में ही हमने एक बात अभी इनऑर्गेनिक बेंजीन की थी. इनऑर्गेनिक बेंजीन में भी बीएन का भी एक डेरिवेटिव बनता है, BNX, जैसे ग्रेफाइट बनता है, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होती है. तो वो भी लिख लेते हैं, पहले ये नोट कर लो. अब ये सब इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने वाला भी एक एलिमेंट जरूर होता है और वो प्रैक्टिस से याद होगा. DPP सॉल्व करेंगे, शीट सॉल्व करेंगे, बार बार इन नोट्स को पढ़ेंगे, चीजें याद होने लगती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है स्टूडेंट्स का. इसको नोट करो. फिर बात करते हैं BNX की. बोरॉन नाइट्रोजन का एक पॉलीमेरिक शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है सिमिलर टू द ग्रेफाइट. नोट इट डाउन. जैसे BNX दो तरह का कंपाउंड होता है. BNX एक होता है ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, शीट लाइक स्ट्रक्चर, कोवेलेंटली बॉन्डेड स्ट्रक्चर. ग्रेफाइट लाइक sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होती है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल जैसे ग्रेफाइट होता है ना, बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर होती है, पाई बॉन्डेड डिलोकलाइज्ड, बट इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू पोलर BN bonds. Pi electrons are not highly delocalized.
तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द पोलर BN बॉन्ड्स, PL बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट हाईली डिलोकलाइज्ड। अच्छा, एक डायमंड लाइक स्ट्रक्चर भी होती है इसकी, sp3 स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बोरेजोन। तो बस ये याद रखने वाली बात है, BNX एक पॉलीमरिक कंपाउंड है, मे बी इन द डायमंड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोरेजोन, और ग्रेफाइट लाइक शीट लाइक स्ट्रक्चर जो कि sp2 है, ये sp3 है। दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक डायमंड, अनलाइक ग्रेफाइट, अनलाइक ग्रेफाइट। Graphite is a good conductor of electricity, but BNX graphite like structure is not a good conductor of electricity. ये सब इंफॉर्मेटिव था। यहाँ पर हम बात कर रहे थे sp2। I think we have covered enough examples of sp2 hybridized structures. Examples ले रहे थे हम sp2 के, we have taken, now taking more examples of sp3। ये नोट करो और लिखो examples of sp3 hybridization। एग्जाम्पल्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 के कार्बन की एक ह्यूज केमिस्ट्री है, लाइक मीथेन, C2H6, C3H8, SiH4, SiF4, SiCl4, इस टाइप के कंपाउंड्स, अमोनिया, NH2- दो लोन पेयर के साथ H2O, इस टाइप के कंपाउंड सब जो हैं वो सब PCl3, PF3, NCl3, NF3, ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। स्टेरिक नंबर 4 है इन सब का। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। ये एग्जाम्पल्स हैं वेरी, और SF2 दो लोन पेयर है ना, इसलिए H2S दो लोन पेयर है ना, हालांकि H2S में हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं करते, आएगा ड्रैगोज रूल पढ़ेंगे थोड़ा बाद में। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3। अब sp3 में ही एक एग्जांपल आता है, जैसे बात करें डायमंड तो हमने पढ़ ही लिया, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है जैसे बोरॉन के एग्जांपल्स ली sp3 में। तो एग्जांपल्स ऑफ बोरॉन में फॉर एग्जांपल बोरेक्स, क्या फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, और इसकी स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रहना होगा आपको। ये इस तरीके का एग्जिस्ट करता है 2Na प्लस B4O5OH4 2 माइनस एंड 8H2O, ये स्ट्रक्चर होती है। तो ये है एनायन ऑफ बोरेक्स। ये एनायन ऑफ बोरेक्स है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है जरा देखें। स्ट्रक्चर ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 बोरॉन टेट्राहेड्रली सराउंड कर दो, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ऑक्सीजन एटम्स आर ब्रिज्ड एंड लाइक दिस, OH 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 और ये OH 2 माइनस। ये है स्ट्रक्चर एनायन ऑफ बोरेक्स, इंपॉर्टेंट है ये वाला बोरॉन sp3 और ये वाला बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब आउट ऑफ 4 बोरॉन 2 बोरॉन sp2 हैं और 2 बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो दिस इज sp3, दिस इज sp2, याद रहनी चाहिए स्ट्रक्चर, रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट। Remember this structure. So this is borax. You should remember. So Na2B4O7.10H2O. This is the structure. You should remember. ये बोरॉन का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था that you should remember.
और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो बात करें हम कार्बन पर आओ, कार्बन के कंपाउंड्स तो हमने ले लिए, सिलिकॉन के कंपाउंड्स पर आओ तो जरा सिलिका की बात करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है सिलिका, SiO2, एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो SiO2। ये पहले नोट कर लो पूरी बात। सिलिका, SiO2, a covalently bonded a 3D network structure like diamond. So it is a covalently bonded 3-dimensional network structure like diamond. ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ऐसा ना होता है, नो कैसे ये कहो कि सर CO2 तो ये होता है, नहीं ये नहीं होता। SiO2 इज नॉट लाइक दिस। रूम टेम्परेचर पर सिलिका मिट्टी का एक मेजर कंपोनेंट है सिलिका, और सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट तो काफी हाई होता है। A covalently bonded 3D network structure like diamond, high melting solid. तो इस स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक दिस। पढ़ोगे क्यों? क्योंकि सिलिकॉन इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन मेकिंग पाई बॉन्ड्स विद इट्स p ऑर्बिटल्स। सिलिकॉन p ऑर्बिटल बना करके अपने पाई बॉन्ड्स बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं रहता। तो ये CO2 जैसा नहीं होता। CO2 तो एक पाई बॉन्डेड कंपाउंड है, बट नॉट लाइक दिस। तो सिलिका की स्ट्रक्चर तो ऐसी होती है, डायमंड जैसी। एंड लाइक दिस, और ये रिंग क्लोज भी हो जाती है, दिस रिंग क्लोजेज ऑल्सो। तो ये है सिलिका, वेयर एवरी सिलिकॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। Every silicon atom is sp3 hybridized. ये है सिलिका स्ट्रक्चर एंड दिस कंटिन्यूज लाइक डायमंड। ये है स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 सिलिका। सिलिका से ही सिलिकेट्स बनते हैं। अच्छा ऐसा क्यों है? तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि सिलिका being larger sized third period element does not form stable pi bond using its p orbitals, unlike carbon atom। नहीं, हमने कौन से वाले सवाल का जवाब दिया ये कि सर CO2 तो बड़े आराम से डबल बॉन्ड बनाता है और रूम कंडीशन पे गैस है। CO2 इज गैस अंडर रूम कंडीशन, जबकि इट इज सॉलिड अंडर रूम कंडीशन, हाई मेल्टिंग सॉलिड। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन छोटा है, कार्बन के नीचे ही सिलिकॉन बैठा है। पीरियोडिक टेबल में अगर ध्यान से देखो तो कार्बन के नीचे ही तो बैठा है सिलिकॉन। कार्बन बड़े खुल के आराम से पाई बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन छोटा एटम है। छोटा एटम साइडवेज ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड बढ़िया बनाता है। सिलिकॉन लार्जर साइज का एटम है, अपने p ऑर्बिटल्स के थ्रू इट इज नॉट सो कंफर्टेबल इन मेकिंग द पाई बॉन्ड। तो p ऑर्बिटल्स के थ्रू ये पाई बॉन्ड नहीं बनाता। हाउएवर note that silicon forms pi bond with nitrogen, oxygen, etc. using its d orbitals through back bonding
अब ये बैक बॉन्डिंग क्या है पढ़ेंगे, आएगा बाद में। बैक बॉन्डिंग, ये बात समझो, समझने वाली है कि सिलिका बीइंग लार्जर साइज थर्ड पीरियड एलिमेंट डज नॉट फॉर्म स्टेबल पाई बॉन्ड यूजिंग इट्स पी ऑर्बिटल। अपने पी ऑर्बिटल यूज करके ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, अनलाइक कार्बन एटम। तो CO2 तो डबल बॉन्डेड है, एसिडो की ये स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, सॉलिड है ही नहीं ना ये, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो ऐसे एग्जिस्ट करता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड। However, note that the silicon forms pi bond with nitrogen or oxygen using its d orbitals through the back bonding। तो इसका मतलब जब सिलिका पाई बॉन्ड नहीं बना पा रहा है अपने p ऑर्बिटल से, ये तो एक अलग बात हो गई, ये तो एक अलग पॉइंट है। यहां से वापस आओ, तो इसका मतलब सिलिकॉन से अगर पाई बॉन्ड ना बन पा रहे हैं तो इट डज द कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर नेटवर्किंग। एलिमेंट्स ऑफ लार्ज साइज who does not make stable pi bond undergo network covalently bonded structure। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट्स पाई बॉन्ड आसानी से नहीं बना पाते लार्ज साइज होने की वजह से, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर आसानी से बनाते हैं। तो अगर हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की बात करें, पहले ये नोट कर लो, मैं हटाऊं इसको। तो इसका मतलब जैसे मान लो सिलिकॉन और आगे बढ़ें तो कौन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्लोरीन की ज्यादा है देन कंपेयर टू सिलिकॉन, बट नेटवर्किंग की टेंडेंसी सिलिकॉन की ज्यादा है देन कंपेयर टू फास्फोरस। अभी बताया ही है मैंने। तो जो पॉइंट बॉन्ड पाई बॉन्ड आसानी से बना लेंगे वो तो पाई बॉन्ड से अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे, और जिनसे पाई बॉन्ड ना बन पा रहे होंगे स्टेबली तो वो कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंटली बॉन्डेड स्ट्रक्चर नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये भी हटा लो। तो डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर। सो लाइक दैट यू से। तो गाइज ये था डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो यही था। अब बात आती है सिलिकेट्स की। सिलिकेट्स के लिए रिपीटिंग यूनिट होती है, तो यहीं पे बात कर लेते हैं। चलो सिलिकेट्स, सिलिकेट्स सिलिका के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। तो रिपीटिंग यूनिट ऑफ सिलिकेट्स इज SiO4 4 माइनस। ये रिपीटिंग यूनिट है, सिलिका का ही डेरिवेटिव है। जैसे सिलिका है, ये दिख रहा है सिलिका। सिलिकेट्स क्या होते हैं? अर्थ क्रस्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स। ग्लासेस, कांच, ये जो विंडो पे कांच लगा हुआ है, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सिलिकेट। तो वेरियस कलर्ड ग्लासेस, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, मैनी मिनरल्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स। मोस्ट ऑफ द जो ये स्टोन्स होते हैं, टोपाज हुआ, सफायर हुआ, या मान लो जिरकॉन हुआ, ये सब कौन है? सिलिकेट्स ही तो हैं ये सब। तो सिलिकेट्स मोस्ट स्टोन्स लाइक सफायर,
जिरकॉन एटसेट्रा, ZIRCON एटसेट्रा, ये सब सिलिकेट्स ही तो हैं। ग्लासेस, कांच, ग्लास एटसेट्रा, जो कांच होता है मोस्टली सिलिकेट्स ही तो होते हैं। तो रिपीटिंग यूनिट ऑफ द सिलिकेट्स इज SiO4 4-। देखो ये जैसे ये रहा, यहां से बॉन्ड तोड़ दो, अब ले लो जरा ये, अब ले लो ये वाला पोर्शन, दिखा ये क्या है, SiO4 4-। ये है रिपीटिंग यूनिट सिलिकेट्स की। ये तो 3 डायमेंशनल सिलिकेट है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिका है, सिलिकेट्स का 3 डायमेंशनल फॉर्म है ये। बट ये रिपीटिंग यूनिट होती है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर रिपीटेड इन द यूनिट्स, दे फॉर्म पॉलीमरिक टाइप ऑफ सिलिकेट्स। तो लिखो वेरियस टाइप ऑफ सिलिकेट्स। हालांकि ये पोर्शन भी कहाँ आता है, ब्लॉक केमिस्ट्री में, बोरॉन एंड कार्बन फैमिली में, बट हम यही कवर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में भी। बेसिस तो केमिकल बॉन्डिंग ही है ना इन सब चीजों का, तो इसको नोट करो पूरी बात। जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स में रोज आपको अच्छा खासा पढ़ाते हैं, खूब पढ़ाते हैं, 80-85 मिनट 90 मिनट तक भी कई बार, फिर भी सिलेबस थोड़ा लैग कर रहा है। कंटेंट तो पूरा ही देना होगा, और खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन अगर कम देंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। मेरे ख्याल से केमिकल बॉन्डिंग फिनिश हो जाना चाहिए था, बट अभी केमिकल बॉन्डिंग में कई लेक्चर लगेंगे, 4-5 लेक्चर लगेंगे इसमें भी, तो हम एक तरीके से 4-5 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, बट वो हम कवर अप कर लेंगे। कुछ चैप्टर्स होते हैं जहाँ पर हम मेकअप कर सकते हैं चीज़ों को, इन बॉन्डिंग जैसे चैप्टर में नहीं कर सकते। और बीच बीच में फिर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास भी लूँगा। संडेज को टेस्ट वाले वीक में अवॉइड करेंगे, बट सम संडेज यू मे हैव टू हैव द एक्स्ट्रा क्लासेस टू कवर अप द सिलेबस, because we are aiming for the completion of the syllabus in December end, और एटलीस्ट 25 दिसंबर के आसपास तो हो ही जाना चाहिए, ताकि जनवरी अटेम्प्ट के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड रहें। तो थोड़ा सा पेन तो है, अब IIT की तैयारी में ये सब तो झेलना ही पड़ता है। ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में भी, ऑफलाइन में तो खूब एक्स्ट्रा क्लास। अरे तो हमको पहली बार ऑनलाइन ही तो हम एक तरीके से पहली बार ही पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन तो कितने साल हो गए पढ़ाते हुए। तो ऑफलाइन में तो खूब पिलाई होती है बच्चों की, खूब पिलते हैं उनको, पिलते इन द सेंस खूब सारा स्टफ देते हैं, होमवर्क कराते हैं, टेस्टिंग होती है। यही IIT की तैयारी है, आराम आराम से ना होता है। कभी सोचो कि बताओ हमें ज़्यादा होमवर्क दे दिया, कम दे दिया, 3 क्लासेस होती हैं, कैसे पढ़ें? ऐसे वालों के लिए ना है IIT, ना। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर कर नहीं पा रहे हैं, मैनेज नहीं हो पा, करो मैनेज। ना मैनेज होने का कोई वही नहीं है इसमें, तो यू हैव टू डू इट। ब्रेक लो, मगर पढ़ो, लगातार पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, नींद भी पूरी लो, 6-7 घंटे सो आराम से। 6 घंटे सोना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कर देते हैं, रात को 3-3, 4-4 घंटे ही सोते हैं बस, कि सर मैं 3 ही घंटे सो रहा हूँ। कुछ भी ना होना, ब्रेन का काम है हमारा काम कोई ईंटेड होना थोड़ी है। अरे हमारा बोझ ढोना नहीं है हमारा काम, ब्रेन का काम है। तो ब्रेन तो जब ही एक्टिव रहेगा जब प्रॉपरली उसको स्लीप मिलेगी, फूड मिलेगा, अच्छा खाओ, अच्छा सोना भी उसके लिए, स्लीप इज ऑल्सो ए गुड फूड, रिलैक्सेशन, और अच्छा भोजन एक इम्पॉर्टेंट चीज है फॉर कीपिंग द मूड एक्टिव, ब्रेन एक्टिव। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करें, टाइम पे सोएं। अब कुछ स्टूडेंट जैसे पता नहीं कैसी दिनचर्या बना लेते हैं, रात को 4-4, 3-3 बजे तक पढ़ते रहते हैं। पता नहीं कौन सा टाइम है ये 3-4 बजे तक पढ़ने का। रात को 11, साढ़े 11 बजे फिनिश करना है, सुबह को 6 बजे उठना है, दिस इज द बेस्ट। 8 बजे से क्लास शुरू हो जाती है आपकी, 8 बजे शुरू करना है। अब रात को 3 बजे सोओगे, फिर सुबह 7 बजे उठोगे,
7:30 भी कई बार उठोगे, कई बार तो उठ के खोलोगे, खटक से बटन दबाओगे लैपटॉप का या कंप्यूटर का या मोबाइल का और वीडियो देखना शुरू कर दोगे। अरे कुल्ला करना, सुबह के भी कुछ काम होते हैं ना थोड़ी देर के, वो तो कम से कम करके बैठा करो। तो ये कौन सा, ये बहुत बेकार शेड्यूल होता है। वो रात को 3-3 बजे तक पढ़ना, 2:30 बजे तक पढ़ना, 4-4 बजे तक पढ़ना और 2-3 घंटे सो के फिर उठ जाना, फिर दोपहर भर पढ़ना, सुबह भर सोना, फिर दोपहर में जब 1 बजे क्लास खत्म हुई पेल के खाना खाना, फिर सो जाना लंबा तान के 5 बजे तक 6 बजे तक। बैड शेड्यूल, मैं तो उसे बहुत बुरा शेड्यूल मानता हूँ। प्रॉपर है रात को 11 साढ़े 11 बजे स्टॉप कर दें और सुबह 6 बजे वापस उठें, फ्रेश हों, तैयार हों, नाश्ता खा करके बैठें एकदम खा पी के अच्छे से। उसके बाद पढ़ाई करें, फिर दोपहर में पढ़ाई में, दोपहर में सोना नहीं है। फिर जब रात को सो लिए 6 घंटे तो दिन में सोने की जरूरत नहीं है। एक 15-20 मिनट का नैप लेना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, दैट इज ओके। बट 15-20 मिनट के नाम पे आप कई कई घंटे निपटा देते हो, ये आप भी जानते हो। सुअक्कड़ तो पक्के हो, सुअक्कड़ एक शब्द होता है हमारे गांव में चलता है, सुअक्कड़, सोता ही रहे। खैर, वेरियस टाइप ऑफ सिलिकेट्स, सिलिका की जो यूनिट है SiO4 4- उसके बेसिस पे होते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ सिलिकेट्स में पहला होता है ऑर्थोसिलिकेट। SiO4 4-, नो ऑक्सीजन इज शेयर्ड। जैसे इसका बहुत कॉमन एग्जांपल होता है जिरकॉन, ZrSiO4, ये स्ट्रक्चर होती है जिरकॉन की, ZrSiO4। जिरकॉन में जिरकोनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये जिरकॉन एक आर्टिफिशियल, ये एक जेम है, एक जेम सिमिलर टू, मार्कर चेंज करते हैं, जेम सिमिलर to diamond but much cheaper, but soft also। अब डायमंड तो बहुत हार्ड है, डायमंड डज नॉट लूज इट्स टेक्सचर और शीन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डायमंड्स आर फॉरएवर। बट ये तो बहुत सस्ता है, डायमंड का रिप्लेसमेंट है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काम आता है ये। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काम आता है जिरकॉन, डायमंड जैसा बट बहुत सस्ता। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ओरिजिनल डायमंड तो कैसे लगेंगे? तो जेम सिमिलर टू द डायमंड, देखने में डायमंड जैसा लगता है बट मच चीपर बट सॉफ्ट। सॉफ्ट भी होता है, हार्ड होना चाहिए तभी तो बेटर होगा। तो जिरकॉन, तो ये ऑर्थोसिलिकेट होते हैं SiO4 4-। एक होते हैं पायरोसिलिकेट, one O of repeating unit SiO4 4- is shared। तो 1 ऑक्सीजन शेयर्ड होता है ऑफ SiO4 4-, इसे बोलते हैं पायरोसिलिकेट। जैसे कौन, Si2O7 6-, ये होता है ये, इसमें नो ऑक्सीजन इज शेयर्ड, यहां कोई ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं होता, यहां 1 ऑक्सीजन शेयर्ड होता है एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, SiO Si सो लाइक दैट स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, इनका 2D रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? ऑफ कोर्स दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट 2D रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पर देखेंगे। तो ये पायरोसिलिकेट थे, जैसे पायरोसिलिकेट में फॉर एग्जांपल Al2Si2O7 और Ca3Si2O7, calcium pyrosilicate, aluminum pyrosilicate and so on. So like that structure would be there. 6- valencies are satisfied by 2 aluminum और 3 calcium। ये पूरा नोट करो, फिर मैं
3D सिलिकेट से, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है sp3 होने के कारण, बट 2D में इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको अभी, नोट इट डाउन। जैसे मान लो ये था SiO4 4-, इसकी स्ट्रक्चर तो देखो ऐसी थी, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बिकॉज सिलिकॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये टेट्राहेड्रल है तो 3D को स्ट्रक्चर को 2D में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसका 2D रिप्रेजेंटेशन देखें, 2D रिप्रेजेंटेशन। तो 2D रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसको ऐसे देखो, जैसे ये टेट्राहेड्रल है, इसको इस तरीके से शो करते हैं। ये जो डॉट दिख रहा है ना, देखो इधर, ये वाला डॉट क्या है, ये डॉट, दिस डॉट इज सिलिकॉन। और ये जो सर्किल दिख रहे हैं ना, ये जिन पे माइनस चार्ज हैं, ये कौन है, ऑक्सीजन। ये सिंबल है। कैसे सिंबल, इसको ऐसे समझो, देखो मैं बता देता हूं, देखो सुनो कैसे, देखो ये इधर देखो, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, सिलिकॉन O-, 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 ये O-, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो ये यही तो है, ये यही तो है। कैसे, ऊपर से देखो यूं, ऐसे 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 ऊपर से, जब ऊपर से देखोगे तो स्ट्रक्चर ऐसी दिखेगी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना जरा, एक यूं दिखेगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, देखो ऐसे देख लो ध्यान से, ये रहा, ऐसे देखो यूं, ये कौन, ये कौन, ऑक्सीजन, ये कौन, ऑक्सीजन, 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 और यहां सेंटर पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के सेंटर पे कौन बैठा है, सिलिकॉन। तो ऊपर से अगर देखोगे तो एक 2D में अगर स्ट्रक्चर दिखेगी तो कैसा, एक सर्किल दिखेगा ऑक्सीजन का, उसके सेंटर पे कौन दिखेगा, सिलिकॉन, और 3 कॉर्नर पे कौन दिखेंगे, ऑक्सीजन। सेंटर में ऑक्सीजन, 3 कॉर्नर पे ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन के सेंटर पे कौन, सिलिकॉन। तो उस 3D स्ट्रक्चर को वी हैव condensed into the 2D representation. So this is the 2D representation of silicate repeating unit SiO4 4-. ये है। अब ये ऑक्सीजन अगर शेयर हो गए तो उसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स आर फॉर्म, जैसे पायरोसिलिकेट था। अरे ये कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड तो ये वाला है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में, ये है बॉन्ड, ये कुछ ना है, कभी ये भी बॉन्ड है, दिस इज नॉट ए बॉन्ड। वो तो ट्राइंगल समझाने के लिए है आपको, इट इज नॉट ए बॉन्ड, बॉन्ड तो ये है, और एक बॉन्ड दिख नहीं रहा, वो ऊपर है क्योंकि 2D में कन्वर्ट कर दिया। पायरोसिलिकेट क्या था, Si2O7 6-। तो कैसा होगा, 2 सिलिकॉन यूनिट्स में एक ऑक्सीजन शेयर हो गया, सो लाइक दिस, ऐसा बना लो, ये बीच वाले सेंटर और ये सिलिकॉन। प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, ओ ओ ये ओ ये ओ ये ओ। अब बार बार तो नहीं हटाएंगे ये सब, माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज, बट इस पर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज। शेयर्ड ओ एटम। तो ये बीच वाला जो ऑक्सीजन है वो अनचार्ज्ड शेयर्ड ऑक्सीजन एटम है, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज।
आ रही बात समझ में? तो ये एक ऑक्सीजन शेयर हो गया पायरोसिलिकेट में। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ पायरोसिलिकेट। 2D representation of pyrosilicate. So this is the 2D representation of pyrosilicate. So like that you say guys, just note it down. अब हम बस इंफॉर्मेशन लेंगे अदर टाइप ऑफ सिलिकेट्स की और उनके जनरल फॉर्मूले वो याद रखने हैं आपको। स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसा नहीं पूछे जाते, तो नोट इट डाउन। नाउ कमिंग टू थर्ड, पहला हमने क्या था, ऑर्थोसिलिकेट, फिर पायरोसिलिकेट, नाउ चेन सिलिकेट। फॉर्मूला होता है SiO3N2N-, ये जनरल फॉर्मूला है। 2 ऑक्सीजन ऑफ रिपीटिंग यूनिट shared. तो 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ द रिपीटिंग यूनिट आर शेयर्ड एंड द स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस। बस चेन बनाते चले जाओ लाइक दिस एंड सो ऑन। स्ट्रक्चर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे डोंट आस्क यू टू ड्रॉ, बट कोई मुश्किल भी नहीं है। and so on. Negative charge, uncharged, 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 negative charge, negative charge, negative charge, negative charge, uncharged, negative, negative, और ये सिलिकॉन एटम्स हैं। सो दिस इज चेन सिलिकेट। चेन चलती चली गई एक रिपीटिंग यूनिट के। जरा ये देख लो, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन शेयर्ड। These 2 ऑक्सीजन ऑफ दिस रिपीटिंग यूनिट आर शेयर्ड। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, दिस इज चेन सिलिकेट। ऐसे ही होता है एक साइक्लिक सिलिकेट। इसका भी फॉर्मूला यही होता है SiO3N2N-। सिमिलर फॉर्मूला, ये भी 2 ऑक्सीजन आर शेयर्ड। 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। मार्कर चेंज करते हैं। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। साइक्लिक सिलिकेट में जैसे एग्जांपल, ये ऑक्सीजन है, ये साइक्लिक सिलिकेट बन गया। ये सिलिकॉन है, इन पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। शेयर्ड वालों पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। कितने सिलिकॉन दिख रहे हैं? एक सेंटर वाले सिलिकॉन, ट्रायंगल के सेंटर वाले सिलिकॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो Si6 और O 3 गुने O 18 और चार्ज 2N- 12-, ये है ये साइक्लिक सिलिकेट। तो ये साइक्लिक सिलिकेट ही तो हुआ। साइक्लिक सिलिकेट में ये तो 6 मेंबर्ड हुआ, 3 मेंबर्ड भी बना सकते हो लाइक दिस। तीन सिलिकॉन ये दिख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहां कोई चार्ज नहीं, इन तीनों ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है। ये था क्या फॉर्मूला, Si3O 3 गुना 9 6 माइनस, साइक्लिक सिलिकेट है और ईच रिपीटिंग यूनिट 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। तो गाइस 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये कहलाएगा साइक्लिक सिलिकेट। एक होते हैं शीट सिलिकेट, पहले ये ड्रॉ कर लो, ड्रॉ इट। कौन सा नंबर हो गया, 3 4 5। शीट सिलिकेट, इनका फॉर्मूला होता है Si2O5N2N माइनस। 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, 3O आर शेयर्ड, बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है। एक होता है डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट, इन्हें एम्फीबोल्स भी बोलते हैं, एम्फीबोल्स। बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं इन एम्फीबोल्स में, तो एम्फीबोल्स बोलते हैं, AMPHIBOLES। इनका जनरल फॉर्मूला होता है इनका होता है Si4O11 Si4O11N6N माइनस। याद रखने ये 3O आर शेयर्ड, किसके, रिपीटिंग यूनिट के। और लास्ट होते हैं 3D नेटवर्क सिलिकेट्स, all 4O are shared and the formula is SiO2N। SiO2N, कोई चार्ज नहीं इस पर, SiO2N होता है। फॉर एग्जाम्पल सिलिका, तो बताया ही था सिलिका की स्ट्रक्चर इस टाइप से, चारों ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। Like that, so it continues. So SiO2 is the empirical formula for this compound. So like that you say, and every silicon is sp3 hybridized. तो guys ये थे silicates, various type of silicates we have talked about. सिलिकॉन के कंपाउंड्स की हमने स्ट्रक्चर देख ली, सिलिका देख लिया, सिलिकेट्स देख लिए, और इनमें से कुछ पॉइंट आईआईटी में आए हुए भी हैं। चेन सिलिकेट पे एक बार क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी एडवांस्ड में। तो ये थे, हम पढ़ रहे हैं sp3 के एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल्स ही sp3 के होते हैं। तो सिलिकॉन कार्बन के लिए एग्जाम्पल, सिलिकॉन के लिए थोड़ा और आगे बढ़ो तो कौन, जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज, ये नोट करो अभी। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस, ये बड़ी फेमस स्ट्रक्चर होती है, फॉर्मूला P4 होता है, P4 लिख रहे हैं मतलब इट इज व्हाइट फॉस्फोरस, और काफी रिएक्टिव नेचर का होता है व्हाइट फॉस्फोरस, भूतिया सॉलिड बोलते हैं उसको। मतलब ये सॉलिड ऐसा होता है कि हवा में खुला छोड़ो तो इट फ्यूम्स, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड फ्यूम्स बनाता है, और साथ ही साथ ये बर्न होने के बाद इट इमिट्स लाइट ऑल्सो। तो फॉस्फोरोसेंस शो करता है, इट शोज फॉस्फोरोसेंस। यू विल लर्न इन पी ब्लॉक, सारा यही पढ़ा देंगे तो पी ब्लॉक में क्या बचेगा, बट 30-40% पोर्शन ऑफ द पी ब्लॉक कवर्स इन केमिकल बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई द बॉन्डिंग इज बिग चैप्टर। हम जो लेक्चर ले रहे हैं उसमें और 2-3-4 लेक्चर एक्स्ट्रा ही लगते हैं इसमें, बट लगने दो, इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम इन द केमिकल बॉन्डिंग, द बैकबोन ऑफ एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनफैक्ट ऑर्गेनिक ऑल्सो। व्हाइट फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस हैं, टेट्राहेड्रल पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, लाइक दिस।
तो all four P occupy vertices of tetrahedron। चारों फॉस्फोरस टेट्राहेड्रॉन के वर्टाइसेस को ऑक्यूपाई करते हैं एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। Every phosphorus and the bond angle is 60 degree. Such a low bond angle causes high angle strain and that's why it is unstable and highly reactive. Low bond angle कितना 60 डिग्री causes high angle strain। एंगल स्ट्रेन का मतलब ये हुआ कि दो बॉन्ड्स बहुत पास पास हैं 60 डिग्री पर, तो बॉन्ड्स अगर पास होंगे तो उनमें हैवी रिपल्शन होगा, तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। कॉजेज हाई एंगल स्ट्रेन मेकिंग इट अनस्टेबल एंड हेंस रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव नेचर का है ये। इट रिएक्ट्स इमीडिएटली, हवा में खुला छोड़ते ही रिएक्ट करता है, पानी में रिएक्ट करता है। तो इस तरीके से आप ये कहते हो वाइट फॉस्फोरस नहीं पानी में रिएक्ट नहीं करता, मतलब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हो जाता है, NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ये मतलब है इसका। और हाउ मेनी pp बॉन्ड्स, 1 2 3, बट एक बॉन्ड 2 में शेयर हुआ है, तो 4 3 12 6 pp बॉन्ड्स। गिन लो 6 pp बॉन्ड्स, तो 6 pp बॉन्ड्स हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है एंड टेट्राहेड्रॉन के वर्टाइसेस आर ऑक्यूपाइड बाय 4 फॉस्फोरस एटम्स। ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है जैसे P4O6 P4O10। P4O6 ऑक्साइड है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड दिस इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एंड द स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सीख लो। 4 फॉस्फोरस कहीं दिख रहे हैं ना, तो चारों वर्टाइसेस पे टेट्राहेड्रॉन के रख लो और 2 ये ऑक्सीजन शेयर करो। 4 ऑक्सीजन हो गए, 6 और होने, एक और सो लाइक दैट sp3 हाइब्रिडाइज्ड है फॉस्फोरस। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं फॉस्फोरस के। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। और यहां स्ट्रक्चर 4 फॉस्फोरस हैं, तो 4 तो वर्टाइसेस पे रखने ही है टेट्राहेड्रॉन के। ऑक्सीजन ब्रिज करवाओ, ब्रिज कराओ, ब्रिज कराओ, ब्रिज कराओ, ये ब्रिज्ड, ये ब्रिज्ड, 6 हो गए, 4 और इस टाइप से। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है और ये बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है। दिस इज p पाई d पाई बैक बॉन्ड बोलते हैं इसको। बैक बॉन्डिंग में इसकी बात भी करेंगे। ये p पाई d पाई बैक बॉन्ड है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है फॉस्फोरस के कंपाउंड्स की। इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है P4S3। आपने नाम भी सुना होगा, मैच बॉक्सेस बनाने में काम आता है। मैं ये लेफ्ट साइड वाला हटा रहा हूं, एक बार नोट कर लो। इन्हें मल्टी सेंटर्ड मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। मल्टी सेंटर्ड मीन्स बहुत सारे इसमें सेंट्रल एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे अनदर P4S3, तो 4 फॉस्फोरस हैं, वर्टाइसेस पर रख दो। उसके बाद सल्फर को ब्रिज करा दो इस टाइप से, बाकी इस तरीके से कनेक्ट कर दो। ये हो गया P4S3 स्ट्रक्चर। तो ये P4S3 था, यहां भी फॉस्फोरस sp3 है। अच्छा, दिस P4S3 इज यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्स। मैच बॉक्स बनाने में काम आता है अलॉन्ग विद रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस के साथ मिलकर के ये P4S3 माचिस बनाने में काम आता है। मैच बॉक्स मतलब माचिस। ये सबको पता है सर, हमें पता है माचिस होता है। हाँ, फिर भी मैं बता देता हूं, मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूं, रुकता कुछ नहीं मैं। फ्री फ्लो है मामला, जो मन में आता है एवरीथिंग आई स्पीक टू यू, आई स्पीक माई माइंड टू यू ऑल। तो ये था P4S3। तो ये फॉस्फोरस से कुछ कंपाउंड्स थे। और जैसे मेटाफॉस्फोरिक एसिड मैंने बताया भी था,
HPO3 थ्राइस, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, PO इस तरीके की बॉन्डिंग बनती चली जाती है। 3 फॉस्फोरस हैं, बाकी डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। नाम भी बताया था क्या, ट्राइसाइक्लो मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ट्राइसाइक्लो मेटाफॉस्फोरिक एसिड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 फॉस्फोरस और 3 हाइड्रोजन, 9 ऑक्सीजन, 2 4, 2 6 और 3 ब्रिज हो गए 9। तो ये थे फॉस्फोरस से कुछ कंपाउंड्स। अभी और भी कंपाउंड्स बाकी हैं, वी शैल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं और याद रखें, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दैट्स इट फॉर नाउ।